जयराम जी की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हिंदी की सीरीज चल रही है अपनी, उसके 4 पार्ट पढ़ लिए थे। अब ये आ गया अपना 5वां पार्ट। जो 4 पार्ट थे उसमें अपन ने जो ऑब्जेक्टिव नंबर 60 था वहां तक पढ़ लिया था। तो यहां से शुरुआत करते हैं 61 यानी कि 61वां। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, गीता का संबंध विनोबा जी से निम्न से परे है। तो आप लोगों का ये जो चैप्टर लास्ट वाला चैप्टर है गद्य खंड का, आचार्य विनोबा भावे वाला, तो उन्होंने वहां पर गीता और स्वधर्म, पाठ का नाम क्या है, गीता और स्वधर्म। ठीक है, तो इसके बारे में कहा गया है कि ये जो गीता का संबंध है विनोबा जी के तर्क से परे है। किससे परे है? तर्क से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा तर्क से। देखिए पहले नंबर ही मिल गया तर्क से, तो इसका राइट आंसर क्या लगा दिया? तर्क से परे है। फिर आ जाते हैं 62 नंबर, ये 62वां नंबर जो है यहाँ है, क्वेश्चन है मंदाकिनी के पानी का रंग है। तो जब आप लोगों ने सहायक वाचन का चैप्टर नंबर 1 यानी पाठ 1 उत्तराखंड की यात्रा, ठीक है, अगर ये पढ़ा है तो वहां पर आपको सभी तीर्थों के बारे में बताया गया है। क्या किया गया है? तीर्थों के बारे में बताया गया है। मंदाकिनी के जो पानी है उसके रंग का बताया गया है, अलकनंदा का बताया गया है, गंगोत्री, यमुनोत्री, सभी के जो जल का रंग है उसके बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि चारों के चारों जो धाम हैं वो किन किन नदियों के किनारे पर स्थित हैं। और उसमें एक और पॉइंट है कि यहाँ पे जो बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये 2 स्थान है बहुत अच्छे। यहाँ पर आने वाले पुजारियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो पुजारी आते हैं केरल और कर्नाटक से आते हैं और इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रावल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रावल। तो आप लोगों ने अगर अपना सहायक वाचन का जो चैप्टर नंबर 1 है उत्तराखंड वाला, उसका सारांश नहीं देखा तो वीडियो में क्या कर लेना है? देख लेना है। हिंदी की टोटल वीडियो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारांश वाली क्या है? डली है। उसमें आपको पूरा चैप्टर के बारे में समझाया गया है, किस चैप्टर से कौन से ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसके बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। तो चलिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा, मंदाकिनी के पानी का रंग कैसा है? तो मंदाकिनी के पानी का रंग कैसा है? श्याम, ठीक है, नीला, श्वेत और हरा। तो इसका जो राइट आंसर है, तो मंदाकिनी के पानी का रंग कैसा है? हरा। ठीक है, अब अगर आप लोग इसको भूल जाएं, क्या हो जाएं? भूल जाते हैं कभी कभार, जब आप वो चारों पढ़ेंगे तो वहां पर हमने ट्रिक बताई है कि कैसे याद कर लेनी है। चलो यहाँ वर्तमान में तत्काल में आपको ट्रिक बताई दे रहा हूं कि मंदाकिनी नाम की कोई लड़की है। क्या है? मंदाकिनी नाम की कोई लड़की है और उसे हरे रंग के जो कपड़े हैं वो बहुत पसंद है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि मंदाकिनी के पानी का रंग कैसा है? हरा है। चलिए आ जाते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारियों को कहा जाता है। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारियों को अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, क्या कहा जाता है? रावल। क्या कहा जाता है? रावल। याद रखना, इसमें ऑप्शन में आपको राउत भी मिल जाता है कहीं कहीं। क्या मिल जाता है? राउत। तो अपन को अच्छे से याद करना है रावल। तो देखिए पहला ऑप्शन ही मिल गया हमें, क्या है? रावल, दूसरा राउत, तीसरा पंडित और चौथा है पंडा। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है 100% है तो उन्हें या तो पंडित लगाना है या फिर पंडा लगाना है, क्योंकि पूजा करने वाले क्या होते हैं? पुजारी। और पुजारी जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपन पंडित कहते हैं। ठीक है, पंडित या फिर कभी कभी क्या बोलते थे उन्हें, कहीं कहीं पंडा भी बोला जाता है। तो जिनने चैप्टर नहीं पढ़ा है उन्हें तो या तो पंडित और पंडा लगा देना है, लेकिन जिनने चैप्टर पढ़ा है वो 100% क्या लगाएंगे? रावल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रावल। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 ये है, गौरा का नाम था। गौरा नाम था। तो ध्यान से सुने, ये जो है आपका गौरा नामक एक रेखा चित्र है, यानी कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। क्या है ये? इसके रचनाकार कौन है? गौरा आपका पाठ है जो, इसमें ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। अब महादेवी वर्मा द्वारा जो लिखा गया है, इस चैप्टर से जो जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं उस चैप्टर में हमने क्या किया, आपको सारांश वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे आप, जो मैं बता दूंगा। ठीक है, और उससे क्या करना, आपको जब पूरा पढ़ लोगे तो ये ऑब्जेक्टिव क्या लगेंगे? बिल्कुल सिंपल लगेंगे। ठीक है, तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें क्योंकि इसमें 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं अपने इंपॉर्टेंट वाले। तो होता क्या है कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित ये पाठ है गौरा। ठीक है, गौरा एक गाय का नाम रहता है। क्या रहता है?
गाय का। और ये जो गाय है जब ये इनके घर में आ जाती है तो कुछ दिन बाद इसको क्या हो जाता है, बछड़ा हो जाता है। और उस बछड़े का नाम होता है, क्या होता है, लालमणि। क्या होता है, लालमणि। होता क्या है कि जो गाय होती है गौरा, पहले इनके यहाँ पर दूध देने के लिए ग्वाला आया करता था। कौन आया करता था, ग्वाला। इनके घर में मतलब महादेवी वर्मा जी के घर में तो गाय दूध देता ही देता था। इसके बाद और अन्य पड़ोस में के भी जो घर थे उनमें भी वो क्या करता था, दूध देता था। तो अब जब इनके घर में गाय आ गई तो कुछ समय बाद उसका जो दूध देना था वो क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, यानी दूध की बिक्री उसकी कम हो गई। और जो महादेवी वर्मा थी इनसे गाय दोहते नहीं आती थी, तो इन्होंने उसी ग्वाले को गाय दोहने का काम सौंप दिया। ठीक है, वो आता गाय को दोहता। तो ईर्ष्या बस क्या होता है, ईर्ष्या बस, यानी कि उसको थोड़ा सा जलन हुई कि हमारा दूध नहीं बिकता है, और जिसके कारण से उसने क्या किया, गौरा नामक जो गाय थी इसे गुड़ में लपेट कर सुई खिला दी। ठीक है, जिसके बाद कुछ समय बाद उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। पूरा आप सारांश में पढ़ेंगे, ये तो हमें 2-3 विकल्प यहाँ से अपने हैं इसीलिए इतना बता दिया। ठीक है, तो वो गाय का नाम क्या था, गौरा, उसके बछड़े का नाम क्या था, लालमणि, और गौरा को सुई खिलाई गई थी। तो काहे में खिलाकर, लपेट करके खिलाई गई थी, गुड़ में या रोटी में, ऐसा ऑप्शन रहता है, तो हम बताएंगे गुड़ में। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखो गौरा नाम था, तो गौरा नाम किसका था, पहला ऑप्शन है आपको गिलहरी का, गिलहरी नहीं है, बिल्ली नहीं है, कबूतरनी नहीं है, और ये है गाय। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बा नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं 65 नंबर के में। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है गौरा के बछड़े का नाम था। क्या पूछ रहा है, गौरा के बछड़े का नाम था। तो गौरा के बछड़े का नाम अभी अभी हमने आपसे बताया कि गौरा के बछड़े का नाम क्या था, लालमणि। तो लालमणि कहाँ है, ये 12 नंबर पर है लालमणि, और हमें क्या लगा देना है, लालमणि। चलिए 65 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 हमारा कह रहा है प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित होता था। तो देखिए ये है आपका चैप्टर नंबर 3 से लिया गया क्वेश्चन, सहायक वाचन के ही। ये गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, जो प्रकाश के संपादक और संचालक थे। ठीक है, तो यहाँ ये जो प्रताप था ये प्रकाशित होता था, आपको डायरेक्टली बताए दे रहे हैं। ये वाला जो मान लीजिए प्रताप नामक एक पत्र था, तो ये प्रकाशित होता था हमारा कानपुर से। कहां से प्रकाशित होता था, कानपुर से। तो यहाँ ऑप्शन होगा आपका, पहला है अजमेर, अजमेर से होता नहीं था, दूसरे नंबर पे है कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर। ठीक है, फिर आ जाते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ था। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ था, पहला ऑप्शन दिया है यहाँ एक ब्राह्मण परिवार में। कहा, एक ब्राह्मण परिवार में, दूसरा है एक वैश्य परिवार में, तीसरा है एक ठाकुर परिवार में, और चौथा है एक कायस्थ परिवार में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था, यानी द नंबर इसका राइट आंसर। अब आ जाते हैं 68 नंबर पे, यानी कि 68 नंबर पे। तो 68 नंबर पे ये राम कुमार वर्मा की माता जी का नाम क्या था। तो सुन लीजिए, यहां से भी बड़े बहुत सारे विकल्प आपको मिलेंगे इस चैप्टर से, राम कुमार वर्मा वाले चैप्टर से। तो राम कुमार वर्मा के बारे में सुन लीजिए थोड़ा सा। ये जो राम कुमार वर्मा है इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है इसी चैप्टर में, उसके बारे में देखिए। होता क्या है कि राम कुमार वर्मा बचपन से पढ़ाई में कैसे अव्वल नंबर के थे। इनकी माता जी जो थी वो हमेशा इन्हें पढ़ाई के बारे में यही निर्देश दिया करती थी कि हमेशा पहले दर्जे में आना। ठीक है, और राम कुमार वर्मा जो थे जब छोटे थे तो बचपन में क्या करते थे, श्री कृष्ण बना करते थे, नाटकों में पात्र लिया मतलब भाग लिया करते थे, नाटक किया करते थे, और नाटक में सबसे ज्यादा जो पात्र मतलब पात्र का चरित्र चित्रण किया करते थे वो बना करते थे श्री कृष्ण। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में है क्वेश्चन कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा बचपन में किस चीज का अनुभव और अभिनय में बहुत अंतर है, अभिनय किया करते थे। तो इसका आंसर होगा हमारा कौन सा, श्री कृष्ण। एक बार की बात है कि नाग पंचमी के दिन क्या होता है, नाग पंचमी के दिन ये जो राम कुमार वर्मा होते हैं तो ये क्या था, मतलब मेला लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, मेला। तो मेला देखने के लिए क्या होते हैं, चले जाते हैं। और सबको पता है कि नाग पंचमी के दिन क्या होता है, अखाड़े में कुश्ती होती है। ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि अपने यहाँ पर ये जो मोटे के महावीर है यहाँ पर दंगल हुआ करता है छतरपुर में, देखा है कि नहीं। नाग पंचमी के दिन जाते हैं, वहां पर छोटे छोटे से क्या होते हैं, पहलवान, छोटे पहलवान, बड़े पहलवान, बहुत सारे पहलवान एक दूसरे से कुश्ती लड़ा करते हैं। तो ऐसे ही अपने पापा जी के साथ ये भी क्या हो गए, पहुंच गए। कौन, राम कुमार वर्मा।
और रामकुमार वर्मा जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा थोड़ा सा अखाड़ा वहां पे चल रहा था, लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा चल रहा था, ये भी देखने लगे। तो लास्ट में जैसे ही अंत होता है उस अखाड़े में, तो एक फुल्लम नाम का पहलवान था। क्या था? फुल्लम नाम का पहलवान। और वो फुल्लम नाम का पहलवान वो सबसे जीत गया था। क्या हो गया था? सबसे जीत गया था। और ये ताल दे रहा था। क्या दे रहा था? ताल। ताल का मतलब ताव दे रहा था इस तरीके से कि अब है कोई जो मेरे से लड़ ले। तो ऐसा अब कोई वहां पर क्या नहीं हो रहा था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वो सबसे जीत गया था। अब थे रामकुमार वर्मा, इन्होंने आव देखा ना ताव। क्या हुआ? आव देखा ना ताव, और पिताजी के हाथ से उंगली छुड़ाते हुए कूद गए मैदान में। और जब मैदान में वो कूदे तो उस समय पर उन्होंने क्या कहा? जय बजरंग का उद्घोष किया और अखाड़े में चले गए। और अखाड़े में चले गए। अब तो अखाड़े में चले गए तो अब तो उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। और अखाड़े में उन्होंने फुल्लम जैसे पहलवान जो सबसे जीता हुआ था उससे क्या कर दिया? इन्होंने 5 मिनट से भी कम समय में क्या किया? हरा दिया। ठीक है, कितने समय में? 5 मिनट से भी कम समय में उस पहलवान को क्या करा दिया? हरा दिया। अरे बात यहीं तक होती तो ठीक है। क्या बात यहीं तक होती तो ठीक है। इन्होंने एक काम और किया कि जो पुरस्कार के रूप में इन्हें पुरस्कार मिला था, श्रीफल वगैरह कुछ मिला था, शॉल और श्रीफल, ये उन्होंने उसी पहलवान फुल्लम को दे दिया, जिसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। एक तो वैसे ही हरा दिया बेचारे को है, और उसके बाद जो पुरस्कार मिला वो उन्हें लौटा दिया। तो ये जो डिटेल बहुत सारे अपन को ऐसे ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, ये कहानी अपन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर वाली वीडियो अभी बनी नहीं है, और बन जाएगी तो आप लोगों को क्या करना है? देख लेना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, अब इसके क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बात समझ में आई है? तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की माता का नाम क्या था? ये मैंने बताया नहीं, तो आपको बताया दे रहा हूं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की माता का नाम था राजरानी देवी। क्या था? राजरानी देवी। कहीं ऑप्शन में होगा राजरानी देवी? पहला ही ऑप्शन है हमारा राजरानी देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजरानी देवी। फिर आ जाते हैं 69 पर, देखते हैं क्या कह रहे हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा बचपन में अभिनय किया करते थे। अब तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण। देखिए कहीं लिखा होगा श्री कृष्ण, राम का, कृष्ण का, 12 नंबर का इसका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। फिर आ जाते हैं 70 यानी 70 नंबर पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रामकुमार वर्मा ने कुश्ती में किस पहलवान को हरा दिया था? तो अभी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि रामकुमार वर्मा ने फुल्लम नाम के उसको क्या बोलते, पहलवान को हरा दिया था। तो यहाँ गामा, दारा सिंह, फुल्लम और रुस्तम। ठीक है, तो ये है इसका भैया राइट आंसर फुल्लम। अब आपको बता दें कि जिन भी बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, या अपनी ऑब्जेक्टिव की सीरीज नहीं देख रहे हैं, या उन्हें कभी ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, यहाँ नहीं पढ़ा, कोचिंग में नहीं पढ़ा, क्लास में नहीं पढ़ा, यूट्यूब पर नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा, घर में भी नहीं पढ़ा, तो उन्हें तो 100% पेपर में आ जाए तो क्या लगा देना? दारा सिंह। यही पहलवान सुना है, बहुत अच्छा। चलिए आ जाते हैं 71 नंबर। ठीक है, तो 71 नंबर है नैनो शब्द का शाब्दिक अर्थ है। नैनो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ सूक्ष्म, बड़ा, बड़ी आंखों वाला, बहुत विशाल। तो नैनो शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है? नैनो जो है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सूक्ष्म। क्या है? सूक्ष्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर का। अब 72वें नंबर पे आ जाते हैं। 1 नैनोमीटर का आकार मानव बाल के हिस्से के बराबर होता है। तो जब अपन ने 5वां चैप्टर पढ़ा है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी है, पाठ का नाम क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी। तब वहां पर बताया गया है कि ये 1 नैनोमीटर, इसकी परिभाषा बताई गई है। 1 नैनोमीटर जो होता है वो मानव बाल के 50,000वें हिस्से के बराबर होता है। तो यहाँ कहीं ऑप्शन होगा 50,000वें, यहाँ है 10, 20, 25 और ये 50। इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का, 50,000वें हिस्से के बराबर होता है। फिर आ जाते हैं 73 यानी 73 नंबर। ये है कवि युवा वीरों को पुकारते हैं। जो कवि हैं वो युवा वीरों को कब पुकारते हैं? पहला ऑप्शन है संग्राम की घड़ी में, दूसरा है उद्योग की घड़ी में, तीसरा है विश्राम की घड़ी में, और चौथा है परिवर्तन की घड़ी में। तो यहाँ पर होता क्या है, जब अपन ने ये पाठ पढ़ा था तब वहां पर ये लास्ट में जो है उनको क्या होता है कि संग्राम की घड़ी में क्या होता है, युवा वीरों को कभी पुकारता है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर आ नंबर का, संग्राम की घड़ी में। फिर आ जाते हैं
4 नंबर यानी 74 नंबर, यहां कह रहा है उनको पुकारता हूं। क्या कह रहा है? उनको पुकारता हूं कविता में कवि ने स्वतंत्रता के मतवालों को क्या कहा है। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता के मतवाले हैं उनके लिए कवि ने इस जो पाठ है इसमें कहा है मुक्ति दूत। क्या कहा है? मुक्ति दूत। तो यहाँ कहीं ऑप्शन होगा आपका, पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता वाहक, दूसरा है स्वतंत्रता साधक, तीसरा है मुक्ति दूत और चौथा है कोई नहीं। तो ये वाला इसका 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। आप लोगों ने सुना पाठ पढ़ा होगा, 7वां चैप्टर है शायद, कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ठीक है, मतलब लता मंगेशकर की समान उस जैसी थी ये गायिका, उस समय पर कोई गायिका इनके जैसी नहीं हुई। मतलब इनके जोड़ का मतलब इनका जोड़ीदार कोई भी नहीं था। ठीक है, तो लता मंगेशकर वाले चैप्टर से यहाँ पे जो आता है बहुत सारे विकल्प बनते हैं, उसके बारे में आपको बता दूं कि लता मंगेशकर को क्या कहा गया है? स्वर साम्राज्ञी कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वर साम्राज्ञी। ठीक है, और यहाँ पर लता मंगेशकर के जो पिताजी हैं उनका नाम क्या है, ऐसा पूछा जाता है ऑप्शन में। तो लता मंगेशकर के पिताजी हैं, उनका नाम है दीनानाथ। क्या नाम है? दीनानाथ। और यहाँ पर कह रहा है कि चित्रपट संगीत का पर्याय, तो लता मंगेशकर को चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपको मिलेंगे कहां पर? एक क्वेश्चन है अपना, लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं बताइए, उसमें अपन 4-5 पॉइंट क्या है लिखे हैं। चलिए तो यहाँ फोकस करते हैं। चित्रपट संगीत का पर्याय किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। देखते हैं ऑप्शन में मिलता है। पहला ऑप्शन है नूरजहां, बिल्कुल नहीं। दूसरा है आशा भोसले, बिल्कुल नहीं। तीसरा लता जी को, तो लता जी को इसका राइट आंसर 7 नंबर का हो जाएगा। फिर आता है 76, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? अभी हमने आपसे बताया कि लता मंगेशकर के जो पिताजी हैं उनका नाम था दीनानाथ। तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया दीनानाथ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं आगे, लेखक रामदरस की प्रकृति थी। ये जो चैप्टर है लेखक रामदरस मिश्र जी ने लिखा है। इसने लिखा है रामदरस मिश्र है यहाँ पर। ठीक है, तो ये उनकी प्रकृति कैसी थी? तो रामदरस मिश्र की जो प्रकृति थी वो थी घर घुसरी। ये क्या करते थे? ये ने सब कुछ वही चाहिए था, घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते थे, बाहरी दुनिया में ये जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते थे। और इन्हें ये था, जब अपन ने चैप्टर पढ़ा है जिसने भी उसमें बुक में जाकर के चैप्टर को देखा होगा, तो इन्हें बहुत चीजों से डर लगता था। ये बड़ा आदमी नहीं बनना चाहते थे हैं, और उसके बाद ना तो कोई बड़ा राजनेता बनना चाहते थे, ना ये बहुत बड़ा अमीर इंसान बनना चाहते थे, ना कोई बड़ा सितारा यानी फिल्मी एक्टर वगैरह कुछ नहीं बनना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि हम जैसे हैं बिल्कुल छोटे में ही क्या है, सब कुछ है। पाठ का नाम है छोटे छोटे सुख। ठीक है, उससे ये लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर लेखक रामदरस की प्रकृति थी, तो यहाँ पहला ऑप्शन है बाहर रहने की, कदाचित नहीं, आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा है घूमने की, ये भी नहीं है। तीसरा है घर घुसरी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। फिर आ जाते हैं 78, रामदरस मिश्र को यह बनने से डर लगता है। तो देखो रामदरस मिश्र को क्या बनने से डर लगता है? पहला है बड़ा राजनेता, बिल्कुल नहीं बनना चाहते थे ये राजनेता, ये बात सही है। इन्हें डर लगता था, बड़ा राजनेता नहीं बनना था, कोई भी राजनेता नहीं बनना था। दूसरा है बड़ा सितारा, ये तो और भी नहीं बनना था, बोले सितारा मतलब कोई एक एक्टर नहीं बनना है। फिर आते बड़ा अमीर, अरे भैया बड़ा अमीर इसलिए नहीं बनना है क्योंकि अमीर बनना भी ये क्या है, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। फिर लास्ट वाला है उपयुक्त सभी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है 79, देववाणी के अनुसार देवकी की किस संतान के हाथों कंस का वध निश्चित था? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसने चैप्टर पढ़ा है उसे पता होगा, जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है उसे पता होगा। क्यों? क्योंकि अगर लॉकडाउन में ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। ठीक है, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक क्या था, सुबह से रामायण महाभारत कृष्णलीला यही सब तो आते थे हैं, और इसी में अपना क्या किया है, लॉकडाउन सभी ने क्या किया है, व्यतीत किया है, गुजारा है। 3 काम करके तो हम सभी ने क्या किया, अपना लॉकडाउन निकाला। कैसे? सुबह से उठना, टीवी देखना, ज्यादा दिक्कत हुई मोबाइल देखना, लगे हैं मोबाइल चलाने, डेटा खत्म हो गया, नहाया, खाना ना खाया, सो गए। शाम को उठे, फिर से वही
जो प्रोसेस सुबह से चल रही थी, मोबाइल चलाना, अब डेटा ही नहीं है, एक साइड रख दो, नहीं है तो लूडो खेलो। यही 3-4 काम करके हमने क्या किया है, लॉकडाउन हमने गुजारा, तुमने गुजारा, सभी ने गुजारा। चलिए, तो मजाक थी, आपको बताया। तो आप सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि देवकी के किस पुत्र के हाथों उनकी मृत्यु होनी थी, कंस की। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 8वें होगा कहीं, 8वें पुत्र का। यहाँ देखो 5वें, 6वें, 7वें और ये 8वें, तो द नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है 80 नंबर का क्वेश्चन। नरेंद्र कोहली के उपन्यास अंश देवकी की कथा का आधार है। यानी जो देवकी जो कथा यहाँ ली गई है आपके चैप्टर में, नरेंद्र कोहली जी ने लिखी है, इसका जो मुख्य आधार है वो क्या है। पहला ऑप्शन है पौराणिक, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है राजनीतिक और चौथा है सामाजिक। तो आपको मैं बता दूं इन सभी चीजों के बारे में। जो ये ऐतिहासिक होता है, क्या होता है, ऐतिहासिक मतलब ये जो राजा महाराजा थे जैसे अकबर और महाराणा प्रताप, इन सभी चीजों के बारे में जो कहानियां होती हैं वो सभी होती हैं ऐतिहासिक। ठीक है, और यहाँ पर आ गए सामाजिक। सामाजिक यानी सामाजिक जो कहानियां हैं लगभग 90-95% मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हैं, जो हमारे समाज की व्यवस्थाओं के बारे में हमें क्या कराएं, अवगत कराएं, वो होती है हमारी सामाजिक घटनाएं या कुछ भी है। फिर यहाँ पर राजनीतिक। राजनीतिक का मतलब होता है राजनीति से संबंधित, जिसमें केवल नेतागिरी हो। ठीक है, इसे ये नहीं करना वो नहीं करना, इस तरीके से दाव पेंच खेले जाए, वो है राजनीतिक। और ये वाला लास्ट वाला आ जाता है हमारा एक बचा पौराणिक। पौराणिक मतलब होता है जो हमें धर्म ग्रंथों से लिए गए हैं, जैसे रामायण से, महाभारत से, इस तरीके से कोई भी लिए, भगवत गीता, इस तरीके से कुछ लिए गए हों, वो हमारे कहलाते हैं पौराणिक। ठीक है, तो हमें पता है कि ये वाला जो है कृष्णलीला जैसे चैप्टर महाभारत से कुछ लिया गया होगा, उन्होंने ये घटना है उसकी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौराणिक। तो ये हो गए हमारे कितने क्वेश्चन, 80। ठीक है, और 80 ऑब्जेक्टिव हमने क्या कर लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं 5 पार्टों में। आगे अपनी सीरीज चलती रहेगी। 6वें पार्ट में अपन उसके बाद 81 से लेकर के क्वेश्चन आएंगे। मैथ वाले बच्चे जो हैं, मैथ की सीरीज, क्वेश्चनों की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, फिजिक्स की सीरीज चल रही है, केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है। ठीक है, और तो जो 10th क्लास है, 10th क्लास के सभी विषयों की सीरीज चल रही है। अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो उन लोगों को क्या कराना है, बताने की सीरीज चल रही है, और उस सीरीज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं, लाइव क्लास लेना चाहते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और इसी तरीके से क्या करना है, अपने आप को तैयारी में लगाए रहना है। जय राम जी की।